नमस्कार मित्रों, मैं राज गुरु प्रजापति अध्ययन गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। इससे पहले हमने कुछ जो चर्चा की थी ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की थी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी टॉपिक है और वो भी टॉपिक था। ब्रह्मांड के बारे में हमने बात की, गैलेक्सी के बारे में बात की। तो आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। जैसा आपने सुना होगा, सौर मंडल में सबसे प्रमुख जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। अर्थात सूर्य है, इसीलिए सूर्य क्या कहते हैं? सूर्य और मंडल, सौर मंडल अर्थात सौर परिवार। सूर्य का जो परिवार है, सामान्य भाषा में बात करेंगे, सूर्य का परिवार जैसे हम लोगों का एक परिवार होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी एक परिवार है। उसके ग्रह हैं, उसके उपग्रह हैं, उल्का पिंड इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। सौरमंडल हम किसे कहते हैं? सौरमंडल में वह आकाशीय पिंड, वह आकाशीय पिंड जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूल के कण इत्यादि पाए जाते हैं, उसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में इसका जो मुखिया वो सूर्य है, अर्थात सूर्य एक प्रमुख तारा है। अब सौरमंडल में तो इसका जो मुखिया वो कौन है? सूर्य है। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य। और इससे भी पहले एक सिद्धांत आपने सुना होगा कि सौरमंडल का केंद्र या सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है। तो आपने पहले सुना होगा कि पिलिया टालमी हुए उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड, उन्होंने ब्रह्मांड की बात करी थी कि ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है, पृथ्वी का ही सूर्य और सभी चक्कर लगाते हैं। यही काफी समय तक प्रभावता चलती रही कि ब्रह्मांड का या सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी है और पृथ्वी का ही सभी चक्कर, सभी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में, कब? 1543 ईस्वी में एक हुए हैं पोलैंड के कोपरनिकस। कौन हुए? कोपरनिकस। इन्होंने सिद्ध किया कि सौर मंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी ना होकर के सूर्य है, अर्थात सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसे सूर्य इन्होंने, अर्थात इसी को कहा जाता है सूर्य सिद्धांत। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य सिद्धांत किसने दिया है तो किसने दिया? कोपरनिकस। सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य मतलब सूर्य केंद्र मैन है, उसके बाद सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं सूर्य। सूर्य गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? सूर्य गैसीय गोला है जिसमें ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, इससे अपार ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की जो संरचना है, सूर्य की संरचना के अंतर्गत इस सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? 71%। हीलियम 26.5%। अन्य तत्व 2.5%। तो अब ये पूछा सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व स्थित है? कौन सा तत्व है? तो सर्वाधिक कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। इससे पहले हमने ब्रह्मांड में बात की है कि यहां से कौन सा तत्व सर्वाधिक है। इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सौर मंडल में सर्वाधिक कौन सा है तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वहां पर ब्रह्मांड की बात करते हैं तो भी हाइड्रोजन हो जाता है। यदि पूछा जाए पृथ्वी की सतह अर्थात भूपटल पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन हो जाती है। यदि पूछा पूरी पृथ्वी में कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक तो वहां पर हो जाती है लोहा हो जाता है। यदि पूछा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है
तो वहां पर नाइट्रोजन हो जाती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के वहां पर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षाओं पूछे जाते हैं, उनको जानना आवश्यक है। सूर्य में सर्वाधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम अर्थात अन्य तत्व। कुल मिलाकर के ये दोनों गैसें बहुत हल्की हैं और ये पूरा कैसा हुआ है? गैसीय गोला है। सूर्य कैसा है? एक गैसीय गोला है। इसका व्यास, ये सूर्य का व्यास है 3 लाख व्यास, 3,92,000 किलोमीटर है, 3,92,000 किलोमीटर है, बहुत विशाल है। मतलब पृथ्वी से 13 लाख गुना, पृथ्वी से 13 लाख हुआ है, 13,92,000 किलोमीटर है। तो अर्थात पृथ्वी कितना होगा? पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना विशाल है। तो सूर्य और पूरे सौर मंडल का 99.89% घिरे हुए है। अर्थात पूरा सौर मंडल जो है, जिसमें सूर्य है, अन्य ग्रह है, उपग्रह, ये सब मिला करके उनका सभी का कितना? 99.89, अर्थात लगभग पूरे एक तरीके कुछ ही बचता है यहाँ पर। वो शेष वो कौन घेरे हुए है? सूर्य घेरे हुए है पूरे ब्रह्मांड का। अब सूर्य में अब यहाँ क्वेश्चन ये बनते हैं, तो देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फिजिक्स में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, एटोनॉमी। तो यहाँ पर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ लिखा जाता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? संलयन इस मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बहुत ऊंचे तापमान में प्रवृत्ति होती है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में प्रवृत्ति होती है तो वहीं पर नाभिकीय इसी क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा जनरेट होती है, ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर आगे देखते हैं सूर्य की आयु क्या है, उम्र भी कुछ होगी। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। पहले भी आपने बताया ब्रह्मांड वाले वीडियो में, उसमें बताया है कितनी है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। अर्थात जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो नाभिकीय क्रिया हो गई, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है। अर्थात वो है जो ईंधन है, ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन हीलियम में जा रही है। तो हाइड्रोजन 5 बिलियन वर्ष बाद क्या होगा? यह ईंधन समाप्त हो जाएगा। इसके जो केंद्र बहुत विशाल भंडार भरा हुआ है हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाएगा? 5 बिलियन वर्ष बाद वह समाप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे समाप्त होगा, फिर क्या होगा? जब यह हाइड्रोजन का ईंधन ही समाप्त हो जाएगा तो जो सूर्य आज हमें दिखाई देता है, यह 100 गुना, कितना? सूर्य 100 गुना अधिक फूल जाएगा। अर्थात इसका विस्तार और अधिक हो जाएगा 100 गुना। जब ईंधन रहा ही नहीं, फूल जाएगा। और इसकी चमक तो 1000 गुना प्लस हो जाएगी, 1000 गुना, तो कई 1000 गुना चमक हो जाएगी। जब इसका आकार 100 गुना अधिक हो जाएगा तो इसका ऐसे है, मान लीजिए सूर्य, ये ग्रह, अन्य ग्रह है, तो एक ग्रह जब ये फूलेगा तो सभी ग्रह इसकी चपेट में आ जाएंगे। अर्थात सभी ग्रहों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, यहीं पर इसमें भी विलीन हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। और आगे जाकर के जो है श्वेत बावन, व्हाइट ड्वार्फ में, फिर आगे जाकर के ब्लैक होल में धीरे धीरे न्यूट्रॉन तारा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। कौन? सूर्य। तो सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब देखते हैं सूर्य, ये मुझे सूर्य दिखाई देता है। ये जो सूर्य है ये मुझे दिखाई देता है, इसे बोलते हैं प्रभा मंडल। मतलब ये पूरा एकदम चमकता हुआ दिखाई देता, फोटोस्फीयर। यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण के समय नहीं पूछा था, सूर्य जो ग्रहण होता है
सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य का हमें कुछ भाग दिखाई नहीं देता है और कुछ भाग, किनारे वाला भाग या आसपास वाला भाग हमें दिखाई देता है, आसपास वाला भाग हमें दिखाई देता है। इससे बोलते हैं कोरोना, सूर्यक्रीट। क्या बोलते हैं इसे हम, सूर्यक्रीट या कोरोना। और वर्तमान में कोरोना कोविड-19 चल भी रहा है, कोरोना। तो कोविड-19 का जो आकार होता है वो इस सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है सूर्य, उसी के समान होता है, वहीं से शब्द लिया गया हमारे अनुसार। तो ये क्या है, एक इसे बोलते हैं कोरोना। जब सूर्य ग्रहण के समय ऐसी कंडीशन जो आसपास नजर में दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं, कोरोना। इस समय सूर्यक्रीट, इससे एक्सरे किरण उत्सर्जित होती हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। इससे क्या होता है, एक्सरे किरण उत्सर्जित होती हैं, वो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसान देती हैं। इसीलिए कहा जाता है नंगी आंखों से अर्थात सामान्य आंखों से हमें सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक्सरे किरण उत्सर्जित होती हैं। सूर्य का जो टेम्परेचर है, सूर्य के केंद्र का मतलब इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और जबकि इसकी सतह का टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अंदर के टेम्परेचर कितना, इसकी कल्पना हम कैसे करें, बहुत अधिक टेम्परेचर है। और इसकी सतह टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कभी कभी क्या होता है, सूर्य में कभी कभी ज्वाला के एकदम बादल छूटते हैं, इन्हें बोला जाता है सन स्पॉट अर्थात सूर्य कलंक, सौर कलंक, सन स्पॉट सौर कलंक बोला जाता है। जहां पर धब्बे से कभी भी दिखाई देते हैं, यह धब्बे 11 वर्षों में बनते हैं, 11 वर्षों में बनते हैं। और 11 वर्षों में क्या होते हैं, बनना शुरू होते हैं, फिर 11 वर्षों में खत्म शुरू होते हैं। इन धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं या सन स्पॉट कहते हैं। इन सन स्पॉट का टेम्परेचर जो होता है वैसे कितना बनता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इनका 6000 में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है सन स्पॉट। एक क्वेश्चन हो जाता है कि कितना सन स्पॉट अर्थात सौर कलंक का जो होता है टेम्परेचर कितना कम होता है, कितना कम होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब होता कितना है, अगर 6000 में 15 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। यहाँ का टेम्परेचर, सौर कलंकों का टेम्परेचर कितना होता है, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इससे पृथ्वी को क्या नुकसान है, पृथ्वी को नुकसान हो जब वहां पर ऐसी सौर ज्वालाएं बाहर निकलती हैं, सन स्पॉट उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी, पृथ्वी पर भी जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में आयन मंडल में सौर ज्वालाएं हमें नजर आती हैं, अर्थात वहां पर अनेक प्रकाश दिखाई देता है अनेक रंगों का, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में उसे कहते हैं अरोरा बोरेयालिस, अरोरा बोरेयालिस। और दक्षिण गोलार्ध में नजर आता है ऊपर वायुमंडल में तो उसे बोलते हैं दक्षिणी में ऑस्ट्रेलियालिस, सॉरी अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। हो सकता है आप ये भूल जाओ कि सौर कलंक जो उत्पन्न होते हैं वहां पर जो एक कंडीशन होती है, सौर ज्वाला निकलती हैं, तूफान बादल निकलते हैं सौर ज्वाला के। अब वो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में हमें जब वो प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये उन कलर दिखाई देते हैं। तो वहां पर कहां पर दिखाई देते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं और दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई किया देते हैं तो उनका नाम आप भूल सकते हो, अरोरा, उसे क्या बोलते हैं, अरोरा बोरेयालिस कहते हैं। और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। अब ऊपर क्या उत्तरी ध्रुव में आप सुना होगा एक है बेरिंग सागर और बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग से ही बोरेयालिस मान लीजिए। और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ऑस्ट्रेलिया कहां पर, दक्षिण गोलार्ध में है, तो दक्षिण ध्रुव क्या होगा, ऑस्ट्रेलियालिस हो गया। इस प्रकार से इसकी यहां पर चर्चा हम करते हैं।
अब सूर्य और पृथ्वी की बात करें हम तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है, यह पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ये वाला दूरी, ये औसत एवरेज दूरी 14.98 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है। कभी ये पास हो जाता है, कभी ये दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम पृथ्वी की बात करेंगे तब वहां पर बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसे क्या कहते हैं, जब ये पास होता है जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है उपसौर कहते हैं, जब दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। इसकी विस्तृत जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में जब पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे तब बात कर लेंगे। अब करते हैं सौर मंडल। कुछ सौर मंडल में बात की हमने सूर्य की। अब सौर मंडल में ही सौर मंडल, इसमें कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो सौर मंडल में जो प्रमुख क्या है, सूर्य है, और सूर्य तारे, बस सॉरी, सूर्य एक तारा है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और अन्य सभी को बुलाकर कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में एक क्या हो गया आपका, यह सूर्य हो गया। एक क्या हो गया आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति, शनि और इसको और विस्तार बना लो और अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब ना ग्रह सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। एक क्या हो गया आपका, बुध ग्रह, एक क्या हो गया आपका, शुक्र ग्रह, एक कौन सा हो गया, पृथ्वी, एक कौन सा हो गया आपका, मंगल, ये बृहस्पति, ये आपका शनि, ये और यह वायुर। हालांकि एक ग्रह और है, उसका नाम है और सॉरी एम, इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। अब यह क्या हो गया आपका, सूर्य। ये 8 ग्रह सौर मंडल में, ये 8 ग्रह और सभी जो भी है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सब टिके हुए हैं। अब इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सूर्य से ही मानी जाती है। इस सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। ये प्रधान ऊर्जा स्रोत एकमात्र स्रोत क्या, सूर्य है। अब आप कहोगे हमें ये भी चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सूर्य, अब सूर्य से ही ये सब लाइट को लेते हैं और परावर्तित करते हुए, अर्थात सूर्य के द्वारा ही ये चमकते हुए दिखाई हमें देती है। अब इस सौर मंडल में एक सूर्य, उसका परिवार पूरा है 8 ग्रह। इन ग्रहों के कुछ उपग्रह भी हैं, किसी को उपग्रह हैं, किसी को उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब सूर्य के कुछ पास में ग्रह हैं, कुछ सूर्य के दूर ग्रह हैं। देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये पास में नजर आ रहे हैं, हालांकि यहां से कुछ दूर नजर आ रहे हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, और सूर्य सबसे दूर कहां पर है, सबसे दूर कौन सा होगा, वायुर ग्रह होगा। हमने जो बनाए हैं, जिस प्रकार से ये आकाश मतलब हमारे सौरमंडल में है, उनके आकार के अकॉर्डिंग उसी के आधार पर हमने बनाया, दूरी प्लस आकार दोनों के साथ। इन्हीं के बीच में यहाँ जो लिखा है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह।
मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक अनेक छोटे छोटे ग्रहों की पेटी पाई जाती है, मतलब एक पेटी के रूप में पाए जाते हैं। इन ग्रहों को इन आकाशीय पिंडों को मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहाँ पाई जाती है? तो आपके सामने है मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह, उनके बीच में क्या पाई जाती है? एक क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। ये पेटी हो गई। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों से कभी कभी क्या होता है, इधर भटक जाते हैं और कभी सूर्य से भी निकलते हैं, सूर्य के पास निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्षुद्र ग्रह हेली नाम का क्षुद्र ग्रह, जो 76 वर्ष बाद हेली नाम का क्षुद्र ग्रह जो है हेली, वो 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से दिखाई देता है, अर्थात वो पृथ्वी के पास से होकर निकलता है। जब वो निकलता है 76 वर्ष बाद निकलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, हेली क्षुद्र ग्रह कब दिखाई दिया था या कब दिखाई देगा? तो हेली जो क्षुद्र ग्रह है यह 1986 में दिखाई दिया था। आज से पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई। अब दिखाई कब देगा? 76 ज्वाइंट कर दिए तो 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई दिया था? इस समय दिखाई दिया। अब दिखाई कब देगा? 2062 में क्या देगा? ये क्षुद्र ग्रह हेली नामक जो क्षुद्र ग्रह हमें 2062 में दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हम चर्चा कर लेते हैं, ये जो सूर्य के पास में जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये देखो ये यहां से देखा जाए क्षुद्र ग्रहों से अगर हम देखते हैं तो ये अंदर है कि बाहर साइड है? हमें ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो जो अंदर अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो इन ग्रहों को, इन कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में, पृथ्वी तो इसी में आंतरिक ग्रह के अंतर्गत ही आती है, तो इसीलिए आंतरिक ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को पार्थिव भी कहा जाता है। पर्यायवाची क्या पृथ्वी को? पार्थिव। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तो आप तुरंत बोल दीजिए सूर्य के पास जो नजदीक हैं 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह आंतरिक ग्रह हैं। अब बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? पेटी से इधर क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रह हो जाएंगे, बाह्य ग्रह। अब यहां से बृहस्पति से शुरुआत होते हैं, तो इन्हीं बाह्य ग्रहों क्या कहते हैं? बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं। बृहस्पतिय ग्रह हो गई। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब यहां क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अरे पूछा जाए, पहले इनके समय से देखते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं ये आकार में छोटे दिखाई देते हैं। दो बाह्य ग्रह तो आकार में ज्यादा और ये कैसे हैं? छोटे हैं। जब ये आकार में छोटे दिखाई देते हैं लेकिन इनका घनत्व अधिक है, मतलब आकार में कम, घनत्व अधिक। तो यहां क्या लिख सकते हैं? आकार में कम एवं घनत्व अधिक। घनत्व कैसा है? अधिक है। आकार कम है, आकार में कैसा? कम है, घनत्व अधिक है। ठीक है ना? तो ये कैसे हम कह सकते हैं? अर्थात ये ठोसी अवस्था में, यहां लिख सकते हो अर्थात इनका वो कैसे है? अर्थात ये ठोसी अवस्था में, ठोसी अवस्था में कैसे? ठोसी ग्रह है। और पृथ्वी कैसी है? ठोसी नजर आती है। अब ये कैसे हैं? ये आकार में अधिक, आकार हम कैसे हैं? आकार में अधिक हैं, लेकिन
घनत्व कैसा है, घनत्व इनका कम है, आकार अधिक है, घनत्व कम है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो लिहाजा इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे होंगे, ये गैसीय अवस्था में होंगे। तो इसलिए ना गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें ठोसीय ग्रह कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह। और अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शन और वयोर बाहरी ग्रहों को और क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अब इनका आकार, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में किनका आकार कौन अधिक ठोस है, कौन है, आंतरिक ग्रह। गैसीय अवस्था में कौन है, बाह्य ग्रह। तो इनका जो निर्माण हुआ वो कैसे है, गैस, हालांकि निर्माण एक साथ हुआ है लेकिन इनका जो आकार वो ठोस ही हो गया, इनका कैसा रहा, गैसीय रहा। तो इस प्रकार से ग्रहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सौर मंडल में सूर्य मुख्य ग्रह, मुख्य तारा है, इसके जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हैं और घनत्व में अधिक हैं, अर्थात ये ठोसीय अवस्था में आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शन और वयोर हैं, इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। और यह आकार में तो अधिक दिखाई देते हैं लेकिन घनत्व में कैसे दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं, अतः यह गैसीय ग्रह हैं। इस प्रकार से हमने इस सौर मंडल की कुछ सामान्य जानकारी हमने अर्जित की है। और कुछ अगर देखना है तो जैसे देख लेते हैं, ये सूर्य सबसे पास में कौन सा है, बुध है, सबसे दूर कौन सा है, वयोर ग्रह है। अब पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है, शुक्र है, पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, वयोर ग्रह है। सबसे आकार में कौन सा अधिक है, बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। नहीं, इस प्रकार से आकार में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। जिस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देखिए इसका आकार किसका कैसा है, जैसा आकार है वैसे इसमें बना दिया गया है। तो आराम से आप इसको बना सकते हो, बना ले, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब जो बृहस्पति, सभी ग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा है, बृहस्पति। दूसरे नंबर कौन सा, शनि है। तीसरे नंबर कौन सा, वयोर है। 5वें नंबर कौन सा, चौथे नंबर कौन सा है, वयोर है। 5वें नंबर पर मंगल व पृथ्वी, फिर कौन सा है, शुक्र, फिर कौन सा है, मंगल, फिर कौन सा है, बुध। अब इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। बुध ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या है, मंगल क्या है, बृहस्पति क्या है, शन क्या है, वयोर का, इन 8 ग्रहों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, इनको समझ लेना चाहिए। और यह जो सोलर सिस्टम है, यह लगभग हर परीक्षा में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई परीक्षा हो तो इसको देख लेना आवश्यक है। यदि आपको यह टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।